दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज एक हम नई चीज के साथ हाजिर हैं आपके सामने। तो हमारी चैनल का नाम है ज्ञान क्लासेस, ठीक है। तो आपको इसके अंदर प्ले लिस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, जो मैंने शॉर्ट की में दे दिया। और अगर आपको हमारे चैनल पर डायरेक्ट जाना है तो आप क्रोम पर या किसी भी चीज पर ये नाम सर्च करिए, से आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अभी तक हमारी 149 वीडियो डल चुकी है, जिसमें हम बहुत सारी तरीके की चीजें डाल चुके हैं। तो ठीक है, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन टॉपिक है आज का पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप पार्टनरशिप बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, एक अलग अलग तरीके से पढ़ी होगी कि क्या होती है। अगर नॉर्मल सी बात बताएं तो जहां पर क्या है, ये आप जरूरी ये नहीं है कि भाई आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आप जब भी पार्टनरशिप कर सकते हो कि भाई आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होनी जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप के लिए मेन चीज क्या है, हमें थोड़ी बहुत बातें, अपना धैर्य, अपनी अकलमंदी, उस चीज का इसके अंदर सारा योगदान है। ये नहीं है कि भाई आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो आपको बिल्कुल बिजनेसमैन होने चाहिए, आप बहुत बड़े, या आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई आपने कर रखी हो, बहुत ज्यादा आपने उसकी स्टडी कर रखी हो, अकाउंट में आप माहिर हो, जब भी पार्टनरशिप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप के लिए अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। आइए देखते हैं। तो हमारे पे सबसे पहला आ जाती है परिभाषाएं। क्या आ जाती हैं? परिभाषाएं। परिभाषा किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार, ये परिभाषा इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि ये बतानी बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं क्यों जरूरी है। बेहद जरूरी है, और आइए जानते हैं ये क्यों जरूरी है। आइए, साझेदारी, इधर आइए। साझेदारी या फर्म व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने किसी व्यावसायिक उद्देश्य से परस्पर पूंजी या सेवाएं लगाई हो, ठीक है। अब प्रोफेसर मेक नोटन के अनुसार, प्रोफेसर मेक नोटन क्या कह रहे हैं? साझेदारी संगठन का पृष्ठभूमि में व्यवसाय की यही भावना रही है कि पूरक क्षमताओं तथा अधिक पूंजी एकत्रित करने की शक्ति का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। इंग्लैंड साझेदारी अधिनियम 1890 क्या कहती है, आइए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। साझेदारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के संघ से है जिनके द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से सह स्वामियों की व्यवसाय चलाया जा सके। नेक्स्ट आइए इस पे देखते हैं अब इसमें क्या है। अब यह है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। ये वाली आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है वो आप इसमें समझ रहे होंगे क्यों। क्योंकि ये क्या लिखा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? सबसे नंबर 1, आपसे ये वाली धारा भी पूछ सकता है, और ये वाला आपसे सेक्शन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम इसके बारे में। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सभी के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सभी के लिए संचालित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पे आपके सामने कुछ चीज आ गई है, ये बहुत काम की चीज है। क्या है? साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम। मतलब साझेदारी होगी वो होगी, मेन चीज हमारे क्या है, साझेदारी समझौते के अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम। ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी एक स्टेप के बाद में पढ़ेंगे नहीं, पर एक स्टेप के बाद में पढ़ेंगे इन्हें। पहले इस पे आइए, जो हमारी मेन चीज है हम उन्हें समझ लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट। साझेदारी क्या है? साझेदारी के तत्व, लक्षण अथवा विशेषताएं। क्लियर? अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें आ जाता है आपका एक से अधिक व्यक्तियों का होना, व्यवसाय का होना, लाभ का उद्देश्य, संबंध, अनुबंध,
लाभों का विभाजन, असीमित दायित्व, फर्म का निश्चित नाम, अस्तित्व, सदस्यता, सदविश्वास, हितों के हस्तांतरण पर रोक। पहले हमने क्या करा, पहले केवल हमने आपके टॉपिक पढ़े कि भाई 12 चीजें हैं, अब 12 चीज में इनके बारे में पढ़ते हैं। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि ये आपका अलग ही होना, इंग्लिश में इसलिए लिखा क्योंकि कुछ फ्रेंड्स दोस्त ये कह रहे थे कि आप इंग्लिश में भी बताया करिए कुछ, तो जहां तक हमारा इंग्लिश में होगा वहां पे हम आपको इंग्लिश में बताएंगे, और जहां तक हमारा हिंदी में होगा हम आपको हिंदी में बताएंगे। इंग्लिश में करने के लिए मैं आपको एक चीज कर सकता था इसमें कि भाई ये पीडीएफ के साथ में एक इंग्लिश की पीडीएफ लगा देता, लेकिन मेन चीज क्या है, अगर आप एक बार उसका मीनिंग समझ गए चीज का, फिर वो तो आप इंग्लिश से अगर हो आप सीबीएसई बोर्ड से, तो आप उस चीज के लिए खुद अपनी बुक से रेफर होकर वो चीजें समझ सकते हैं। लेकिन मेन चीज हमारा काम क्या है, उन चीजों को समझना जो हम हिंदी में ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। आइए, एक से अधिक व्यक्तियों का होना, पहला आ रहा है एक से अधिक व्यक्तियों का होना, मतलब क्या है कि इसके अंदर एक व्यक्ति तो होगा नहीं, तो ज्यादा जो होंगे उसकी कंडीशन देख लेते हैं। कम से कम 2 सदस्य, अधिक से अधिक 20, बीमा बैंकिंग में अधिक से अधिक 10, और इससे अधिक साझेदारी अवैध होगी। ठीक है, अब इसमें आपके कुछ रूल्स और रेगुलेशन अलग से लग जाते हैं, जो जो हमारी अमेंडमेंट आती रहेंगी इसके अंदर वो आपकी अप्लाई होती चली जाएंगी। एग्जाम्पल ये मान लीजिए, अगर बैंकिंग में कुछ आ जाए तो उसमें अपडेट हो जाएगा, और ये ऊपर वाला तो आपका रहना ही है ऐसा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होना, ये तो आपका ऊपर वाला ऐसा ही रहना है, इसमें तो ज्यादा चेंज नहीं होगा। अगर कोई अमेंडमेंट आती है तो वो आपका बता दी जाएगी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्यवसाय का होना, एक्सटेंस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का होना मतलब क्या कह रहा है इसके अंदर, व्यवसाय का होना अनिवार्य है, धर्मार्थ कार्य के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई आप मंदिर चला रहे हो 4 जने मिलकर, या 2 जने या 3 जने मिलकर, या आप मान लो कि किसी चीज की संस्था चला रहे हो तो आपने कह दिया भाई हम तो साझेदारी कर रहे हैं क्योंकि हम 2 जनों से ज्यादा, ऐसा नहीं। वहां पर आपका क्या चीज है, धर्मार्थ का कार्य नहीं होना चाहिए, व्यवसाय का मतलब व्यवसाय होना अनिवार्य है। सेल परचेस या और चीज आपका कुछ ऐसा हो कि व्यापार हो, हमें लगे व्यापार है। तीसरा, लाभ का उद्देश्य। अब आइए, इसका उद्देश्य लाभ कमाना है। भाई नॉर्मल सी बात है, 3 4 5 जने अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो उनका उद्देश्य लाभ कमाना ही तो होगा। ये कोई है वो खाली समाज सेवा करने बैठे हैं, अगर समाज सेवा करने वे बैठते तो वे तो इसके अंदर आ जाते, और जब वे इसके अंदर आ जाते तो भाई वो साझेदारी नहीं होती। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, ये फोर्थ पॉइंट। संबंध, रिलेशनशिप क्या है, आपस में एक साझेदार दूसरे साझेदार का नियोक्ता तथा प्रतिनिधि होता है। फोर्थ के बाद फिफ्थ, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, इसमें समझौता होता है, यह लिखित तथा मौखिक दोनों हो सकता है। लिखित समझौता भविष्य के लिए लाभकारी होता है। अब समझिए समझौता कैसे है। इसमें समझौते के लिए कुछ नहीं कहा कि भाई आप लिखित में कर लो मौखिक में। हम मानते हैं 2 जने मिले, 2 जनों ने कहा भाई हम साझेदारी शुरू करेंगे, उन्होंने क्या करा, लिखित में निकल ली, मौखिक में कर ली हुई। मौखिक में किस तरीके से हो सकती है, फर्म का नाम रजिस्टर वगैरह सब चीज करानी पड़ेगी, पर लेकिन उसमें यही नहीं करा कि भाई कितना शेयर रहेगा, कितनी तो पूंजी लगाया, कितनी वो है, बस चल रहा है। तो उसमें आपका कब प्रॉब्लम आती है, जब प्रॉब्लम आती है जब उन पार्टनरों में लड़ाई होती है, जब प्रॉब्लम आती है उसके लिए। और अगर वो लिखित है वो आप न्यायालय में मान्य होगा, और दूसरा आप उसे कहीं भी मनवा सकते हैं, क्योंकि लिखतम के आगे आपने कहावत सुनी होगी, बख्तम नहीं चलती। तो आपका कैसा होना चाहिए, लिखित। ओके, कैसा होना चाहिए, लिखित, ना कि मौखिक। हो तो दोनों सकता है, लेकिन अगर आपसे पूछे ज्यादा बेटर क्या है, तो ज्यादा बेटर है हमारा लिखित। क्लियर। आइए, छठा, लाभों का विभाजन, शेयरिंग प्रॉफिट। जो लाभों का विभाजन है, शेयरिंग प्रॉफिट, क्या कहता है, लाभ हानि अनुपात में लाभों का विभाजन, जो लाभ हानि अनुपात में लाभों का विभाजन होना चाहिए।
यदि नहीं दिया हो तो बराबर अनुपात, मतलब लाभ हानि अनुपात में जो लाभ हानि अनुपात है उसमें होना चाहिए, अगर नहीं दिया हो तो कैसा, बराबर। अब आता है नेक्स्ट सेवंथ। सेवंथ में क्या कह रहा है, असीमित दायित्व, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका सातवां पॉइंट। सातवें पॉइंट पे आप कर लीजिए इंपॉर्टेंट। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी पता चल जाएगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट क्यों है। दायित्व असीमित होता है, निजी संपत्ति फर्म के दायित्वों के लिए प्रयोग की जा सकती है। मतलब दायित्व असीमित का मतलब ऐसा है, मान लो आज फर्म को 20 लाख का लॉस हो गया। 20 लाख का लॉस होने पे क्या है, उन्होंने कहा कि भाई सब पार्टनरों पे, 5 पार्टनर थे, 4 4 लाख रुपए सब वहन करेंगे। अब एक पार्टनर ऐसा था जिसकी सब चीज बेच के 3 लाख रुपए बन रहे थे, और मतलब अपनी वैसी, और एक उसका मकान 1 लाख का था। तो निजी संपत्ति भी उसकी बेच दी जाएगी उस पैसे को रिकवर करने के लिए, ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट नंबर, फर्म का निश्चित नाम, डेफिनेट नेम ऑफ फर्म। अब नॉर्मल सी ना बात है भाई, इसका नाम होना इसलिए जरूरी है। अब मान लीजिए हम हैं, हमने एक नाम है, जैसा आप देखते होंगे रिलायंस या टाटा या घड़ी सरफ या कोई चीज है, इन्होंने ऐसा कोई है भाई उसके जैसी कॉपी करके नकली तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट में दो कंपनी लड़ रही हैं कि घड़ी सरफ मैं भी बनाऊंगी, मैं भी बनाऊंगा, वो बन तो एक ही जगह रहोगा। या टाटा की आपकी कोई चीज है, रिलायंस की कोई चीज है कि भाई मैं भी बना सकती हूँ, मैं भी नहीं बनाएगा, एक जना ही, हैंडल किसके पास है, एक जने के। तो उन्होंने अपनी फर्म को कैसा करा दिया, रजिस्टर्ड। जब रजिस्टर्ड कराएंगे तो फर्म का नाम पक्का हो जाएगा। नाइन्थ पाइए, अस्तित्व, इंडिविजुअलिटी क्या है, फर्म का अस्तित्व अपने साझेदारों से अलग नहीं होता, इस प्रकार फर्म तथा उसके साझेदारों का अस्तित्व समान होता है। क्लियर, नाइन्थ। अब आइए टेंथ पॉइंट पर। टेंथ में क्या कह रहा है, सदस्यता, मेंबरशिप। मेंबरशिप, सभी साझेदारों की सहमति से ही साझेदार बन सकते हैं, बिना अनुमति के नहीं। मतलब अब सभी साझेदारों की सहमति से ही साझेदार बन सकते हैं, बिना अनुमति के नहीं। अब कोई नया साझेदार आने के लिए कह रहा है, भाई 5 पार्टनर है, 5 में से 4 कह रहे हैं हाँ जी ले आओ, एक कह रहा है भाई ये बेकार आदमी है, बीच में प्रॉब्लम करेगा, गुंडागर्दी है, जो भी वो अपनी चीजें बता रहा है, वो कह रहा है मैं इसे नहीं रखूंगा। तो अगर 4 पार्टनर हाँ करने, एक पार्टनर मना कर रहा है, तो वो नहीं आ सकता। ठीक है, तो 10वां पॉइंट आपका यही बताता है, सदस्यता, मेंबरशिप। कह रहा सदविश्वास, गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब ये हो गया एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे पर सदविश्वास होना बहुत ही आवश्यक है भाई। वो तो नॉर्मल सी बात है, अगर हमें एक दूसरे विश्वास नहीं होगा तो हम पार्टनरशिप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 के बाद आता है आपका 12, हितों के हस्तांतरण पर रोक, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आइए इसे देखते हैं क्या है। कोई भी साझेदार अन्य साझेदार की सहमति के बिना अपने हिस्सों का हस्तांतरण किसी अन्य पक्ष को नहीं कर सकता। मतलब कोई ये कहने लगे भाई मैं इसे दे रहा हूँ अपनी हिस्सेदारी, या वो मुझे दे रहा है, या मेरा रेशू इसके में बांट दो, वो चीज कर दो, वो ऐसा नहीं हो सकता। सभी साझेदारों की सहमति होनी अनिवार्य है। अब आता है, ये आ रहा है तुम्हारा साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम, अकॉर्डिंग टू। तो मैं आपका इसमें, मैं भी अपने लैंग्वेज में लिखता, तो उसके लिए मैंने क्या करा, आपकी एक ये चीज ऐड कर दी, ये रही, साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम। आइए इन्हें अब पढ़ते हैं क्या है। यदि साझेदारों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ और उनके पारस्परिक संबंध साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4(12) से 17 में वर्णित है, निम्न प्रकार निर्धारित होंगे। प्रत्येक साझेदार का कर्तव्य होगा कि प्रबंध संचालन पूर्ण निष्ठा से कार्य करे, भाई वो तो करेगा ही। ये आपका पॉइंट मैन, चलो ठीक है। जो मेन पॉइंट आएंगे उन पर मैं हाईलाइट करूंगा, और जिन पर राइट मारूंगा वो एक नॉर्मल पॉइंट है। साझेदारों को पूंजी और ब्याज पाने का अधिकार नहीं होता, तो ये आपका इंपोर्टेंट है। इन्हें क्या है, अगर हमारे पे लिखित मतलब वो नहीं है तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा। क्लियर। फिर प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन तथा प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होगा, भाई ठीक है, ये भी नॉर्मल है, भाग लेगा, क्यों नहीं लेगा। तीसरा, प्रत्येक साझेदार का लाभ हानि विभाजन अनुपात समान होगा,
ये भी इंपॉर्टेंट है। लाभ हानि विभाजन कैसा होगा, समान होगा। फिर पांचवा, प्रत्येक साझेदार को फर्म की किसी भी पुस्तक को देखने, जांच करने, उनकी नकल करने का अधिकार होगा। बिल्कुल, ये भी कर सकता है भाई, वो उसे कभी पता नहीं किस चीज की जरूरत पड़ जाए। व्यापार के संचालन में भाग लेने के लिए किसी साझेदार को पारिश्रमिक पाने का अधिकार नहीं होगा। भाई अब हम अगर वो नहीं है, वो कितना भी काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसे पारिश्रमिक सैलरी नहीं दी जाएगी। यदि किसी साझेदार को अपनी पूंजी में ब्याज लेने का अधिकार है तो ऐसा ब्याज केवल लाभ में दिया जाएगा। यदि पूंजी पर ब्याज का अनुबंध नहीं, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। मतलब पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, और यदि साझेदार को पूंजी पर ब्याज लेने का अधिकार है तो लाभ में से ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है लाभ नहीं है तो ओबी से बांट दो, ठीक है। ये हो गया पॉइंट आपका। तो ये वाला दोनों पॉइंट में मैं करता हूँ आपका, इसमें भी और इसमें भी। यदि किसी साझेदार ने पूंजी के अतिरिक्त फर्म को कोई ऋण दिया हो तो उसे 6% पर ब्याज दिए जाएगा। मतलब ऋण के लिए तो उन्होंने साफ कह दिया भाई, अगर ऋण अगर एक बार आ रहा है कि उसने दिया है तो आपको उसमें ब्याज देना पड़ेगा 6% की दर से। और यदि कोई साझेदार व्यापार के साधारण और उच्च संचालन में कोई भुगतान करने की जिम्मेदारी लेता है या फर्म को किसी संकट से बचाने के लिए हानि उठाता है तो फर्म उस साझेदार को उसकी राशि की क्षतिपूर्ति करेगी। क्या कहा, दोबारा सुनिए। यदि कोई साझेदार व्यापार के साधारण उच्च संचालन के लिए कोई भुगतान करने की जिम्मेदारी लेता है, फर्म के किसी संकट से बचाने के लिए हानि उठाता है तो फर्म उसे साझेदार को उसकी राशि की क्षतिपूर्ति करेगी। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लिया फर्म पर बहुत विपत्ति आकर पड़ी थी, काम तो चल रहा था, लेकिन फर्म से ये कही गई कि अगर आप इस काम पर 5 लाख रुपए आज ही जमा नहीं कराते हो तो आपको इसके पहले 6 लाख का नोटिस आ जाएगा। मतलब 1 लाख का तो वो नुकसान और 5 लाख का वो। उस टाइम फर्म के पास पैसे नहीं थे, तो किसी व्यक्ति ने, जो फर्म का पार्टनर था, उन्होंने क्या करा, अपने रिश्तेदारों से या अपने पास से किसी 5 लाख रुपए वहां पर दे दिए। तो उन्होंने उस टाइम की प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। मैंने एक एग्जांपल में बताया, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है XYZ आपके टाइम पर, तो उन्होंने उस प्रॉब्लम से सोल्व कर दिया। तो उस चीज के लिए पार्टनर उसे करेंगे कि भाई हम आपको प्लस में क्या देते हैं या किस चीज का वो देते हैं, जो भी चीज है वो उसकी हेल्प करेंगे। क्लियर। तो ये हमारे 9 पॉइंट हो गए। अब आइए नेक्स्ट के 10 पॉइंट। 10 पॉइंट में क्या करा है, यदि किसी साझेदार द्वारा जानबूझकर लापरवाही करने से फर्म को क्षति होती है तो वह दोषी साझेदार उस क्षति को पूरा करेगा। अगर कोई साझेदार कुछ गलती जानबूझकर करता है तो उसकी वो पूर्ति करेगा। ख्याति सहित फर्म की समस्त संपत्तियों पर सभी साझेदार का अधिकार होगा। यदि कोई साझेदार फर्म में गुप्त लाभ कमाता है तो उस लाभ का हिसाब तथा भुगतान फर्म को देना होगा। यदि फर्म किसी विशेष कार्य के लिए स्थापित की गई थी और अन्य कोई व्यवसाय भी करता है तो साझेदार के अधिकार कर्तव्यों को कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि फर्म निश्चित अवधि के लिए बनाई गई थी और वह अवधि समाप्त होने के बाद ही फर्म का कारोबार चलाती है तो साझेदार के अधिकार तथा कर्तव्य पर रहेंगे और अवधि वेतन से पूर्व थे। फर्म के व्यापार संबंधी विवाद सभी साझेदार आपस में बहुमत द्वारा तय कर सकते हैं। यदि फर्म की बनावट तथा संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो पुनः संगठित फर्म को साझेदार के अधिकार व कर्तव्य पहले के समान ही रहेंगे। यदि कोई साझेदार फर्म के समान या उसके प्रतिस्पर्धा करने वाले कोई व्यापार करता है तो उसे साझेदार के प्रति लाभ फर्म को दोनों देना होगा और उसका भुगतान भी फर्म को करना होगा। क्या कह रहा है लास्ट में, यदि कोई साझेदार फर्म के समान या उसके प्रति स्पर्धा करने वाले कोई व्यापार करता है तो उसके प्राप्त लाभ फर्म को देना होगा। मतलब एग्जाम्पल ये कह लीजिए कि 5 जने फर्म खोल रखी थी भाई, उन्होंने प्लाईवुड का काम खोल रखा था, तो एक दूसरे जने ने क्या करा, उसी के एवज में कहीं पे या वो करके प्लाईवुड का काम खोलते, जिससे उसकी सेल पर कुछ फर्क पड़ा। उन्हें पता चल कि भाई इससे फर्क पड़ रहा है, तो वो जो उसका प्रॉफिट है, जो चीज है जिस अकॉर्डिंग पार्टनर कहेंगे उससे भुगतान कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है, ये चीज हमने पढ़ ली, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने कर लिया। ओके, 12 पॉइंट। अब आता है यहाँ पर साझेदारी खाते। इसमें कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, तो हम एक नजर में देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है। कैपिटल अकाउंट, अचल या स्थायी पूंजी खाता। कैपिटल उतनी ही जितनी की उसके जीवन काल में थी। चल या परिवर्तनशील पूंजी, समस्त लाभ हानि आहरण पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, पारिश्रमिक आदि। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं नॉर्मल थ्योरी समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अकाउंट दिखा दूंगा इसमें। करंट अकाउंट, चालू खाता। यदि साझेदार पूंजी को स्थिर रखना चाहते हैं तो समस्त लाभ हानि आहरण, पारिश्रमिक तथा पूंजी आहरण पर ब्याज की राशि को साझेदार के चालू खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। इससे पूंजी खाते में पूंजी स्थिर बनी रहती है तथा अन्य मध्य चालू खातों में हस्तांतरित कर देते हैं। चिट्ठे में पूंजी खाता व चालू खाता अलग अलग दिखाते हैं। ठीक है। अभी आप इसका
अकाउंट देखेंगे तो आपको थ्योरी खुद समझ में आ जाएगी कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाता है जब साझेदार संलेख में पूंजी पर ब्याज के बारे में उल्लेख हो, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अन्यथा ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो पूंजी पर ब्याज देने के बाद ही फर्म का शुद्ध लाभ ज्ञात किया जाता है और यह ब्याज फर्म के लिए खर्च होता है। आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईओडी। क्या कहते हैं? हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये रहा आपका। क्लियर? अब समझ जाना जहां पर भी आईओडी लिखा हो। जब कोई साझेदार फर्म के घर खर्च के लिए रकम या माल निकालते हैं तो उसे आहरण कहते हैं। यदि साझेदारों से आहरण पर ब्याज लिया जाता है तो ब्याज फर्म के लिए लाभ होता है, आधे साझेदारों के लिए हानि। आहरण पर ब्याज ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है: साधारण विधि, गुणनफल विधि, और जी आपकी औसत देय तिथि विधि। तो ये आपकी 3 विधि अपनाई जाती हैं। अब आइए हम इन विधियों को अपनाने का तरीका बता देते हैं। अब एक्स है और वाई है और आपका जेड है। इनकी कैपिटल 20,000 हो गई, 50,000 हो गई और 24,000 हो गई। क्लियर जी? मैं बताता चलूंगा और आपका ये चीज रफ करता चलूंगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%। तो अब आप निकालिए 20,000 का 5%, 1,000 रुपये, 50,000 का 5%, 2,500 रुपये, और 24,000 का 5%, 1,200 रुपये। तो इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमारी जो एंट्री है वो ये रही: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल। तो क्रेडिट में सारे ये करो, डेबिट में सारे ये करो, आपका काम खत्म। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे ट्रांसफर कर दो पूरी। 4700 रुपये जो है, जो हमारे 4700 रुपये आए, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर आप कर सकते हो। ठीक है। ये नेक्स्ट आता है ए तथा बी बराबर के साझेदार है, इन्होंने निम्न प्रकार आहरण किया, है ना। 1 अप्रैल को 2400। ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया आपका ए का, और ये वाला पार्ट हो गया आपका बी का। ठीक है। वो ए का, ये बी का। आइए, 1 अप्रैल को 2400, 1 जून को 400। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%। साधारण विधि से करा हमने पहले, तो 2400 का 5%। तो पहले आप इतना पार्ट करिए। 5% तो इतना है। आप अगर मेरी मैथ की परसेंटेज की क्लास आप देखेंगे तो आप उसमें परसेंटेज बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। पूरी डीप में आपको सिखाई गई है, जिसमें आपके बहुत सारी क्लासेस लगाई गई है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, मतलब ये समझ लीजिए। और रिवीजन क्लास में भी आपका जो है परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। लेकिन मैं ना, अगर आप क्लास देख लेते हैं परसेंटेज वाली, तो ये समझिए आपकी परसेंटेज में तो प्रॉब्लम आने वाली है नहीं पूरी जिंदगी, क्योंकि इस टाइप के उसके अंदर क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, डेली मैथ में जाकर परसेंटेज की क्लास देख सकते हैं। आपकी स्टार्टिंग से ही शुरू आ जाएगी परसेंटेज का, उसके थंबल में साइन बन रहा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो हमारा आया 9/12 कैसा है, क्योंकि 1 अप्रैल से लग रहा है। तो 1 अप्रैल से लग रहा है, तो अप्रैल में जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने तो गए। बचे कितने? 12 में से 3 गए तो 9 बचे। 9 माह के लिए 9 महीने, और डिवाइड में आ जाएगा महीने कैलकुलेट करने के लिए 12। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 90। इसी टाइप से आपका ये वाला हो जाएगा 7 महीने का। जून से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने गए, तो 12 में से 5 गए तो 7 महीने का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे बी के लिए 1 जून से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने गए, तो 12 में से 5 गए तो 7। ऐसी नवंबर, नवंबर में से आपका अक्टूबर, 10 महीने गए, 12 में से 10 गए तो 2 बचे, तो 2 महीनों का। फिर अगर आपसे तीनों का पूछ रहा है तो आप तीनों का उठाइए और टोटल कर दीजिए 2 का। जैसे ए का अलग पूछ रहा है, बी का अलग। गुणनफल विधि में क्या है, लिखना ऐसे ही है, महीने ऐसे ही करने हैं, बस गुणनफल करो इन दोनों का। और जो ये वाला तो है हमारा ए पार्ट, जैसे खाली अगर ए बड़ी अलग पूछे तो आपको उसे अलग निकालना है। तो ए पार्ट का हमारे पास ये आया, और बी पार्ट का इसके नीचे लिख रखा है। तो जो इसके नीचे है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे इसे। तो पहला आया 24,400, 5% से
12 इसके नीचे आएगा ही, क्योंकि महीने के लिए है। और ऐसी सेम टू सेम इसमें तो आप 101 रुपये 67 पैसे, 36 रुपये 67 पैसे। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी हमारा यही आ रहा है। ये था हमारा सिंपल मेथड साधारण विधि, और ये थी हमारी गुणनफल विधि। तो दोनों तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। अब आ रही औसत देय विधि। औसत देय विधि में क्या करा, 24,400 को 2800 से और 8800 को 1400 से। कैसे, जो हमारा 24,400 इनका पार्ट आया, वो ये वाले पार्ट का टोटल करके उसे डिवाइड मार दिया। क्या आ रहा नीचे, 2800 आ रहा, नहीं 2400 400 2800, ऐसी 2800 को हमने 1400 से डिवाइड करा, ये रहा आपका। तो इसका एक वैल्यू ये आ जाएगी। अब क्या करना है, जो हमारी वैल्यू इधर वाली है, जैसे 2800 और 1400, उसका 61/7 ये वाला पार्ट, और इसका 44/7 ये, और कितनी परसेंटेज, 5% से, और 12 तो आपका आएगा। तो इस टाइप से आप इसे निकाल सकते हैं। अब आया नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आया, मासिक आहरण पर ब्याज की गणना। मासिक आहरण पर ब्याज की गणना, ठीक है। आइए क्या कह रहा है, इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्रॉइंग। तो इसमें क्या होएगा, यदि साझेदार प्रति माह निश्चित तिथि को घर खर्च के लिए निश्चित रकम निकालते हैं, तो आहरण पर ब्याज की राशि 3 विधियों द्वारा निकाली जा सकती है। तो दोस्तों ये क्लास हमारी बड़ी होती जा रही है, ये आहरण की विधि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो आपको पीछे की जो चीज़ है इस चीज़ पर ध्यान लगा लेना है। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।